सो हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आई होप यू एंजॉय योर दिवाली वैकेशन। और आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में जाना था कि भाई वास्तविक संख्या क्या होती है। इसमें हमें बेसिकली 1.1 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1.2 में 1.2 के अंदर आप बेसिकली छोटी कक्षा उससे पढ़ते आ रहे हो, तो वो हम बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा जो लेसन है, जो टॉपिक है, वो ये है कि हमने जो ये संख्या, हालांकि आपने अगर वो वीडियो देखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज नहीं देखा होगा तो भी आप देख लेना, ठीक है। अब बेसिकली ये क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ से कई बार बनते हैं कि इन संख्याओं का हमें निकालना है एचसीएफ, और जो मेथड यूज करनी वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। ये है 135 और 225। इसका हमें क्या निकालना है? वी फाइंड एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं इसे महत्तम समापवर्तक, ठीक है। महत्तम समापवर्तक ऐसा है। तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब ये सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों में बड़ा कौन है? अगर ये स्टेप चाहो तो आप लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इस तरीके का मैंने निशान लगाया ग्रेटर देन का, ठीक है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जहाँ पे मुंह खुला होता है वो संख्या बड़ी होती है, जहाँ पे मुंह बंद होता है वो संख्या क्या होती है? छोटी। अब या तो हमने स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है। या ये क्या कहते हैं, वो युगल विभाजन प्रमेय का है। या फिर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इनटू में भागफल और प्लस में शेषफल। तो ये है भाजक और ये है भाज्य, ठीक है। भाजक है और भागफल है, क्वोशंट है, और ये रिमाइंडर यानी शेषफल है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई, बेसिकली आपको दो चीजें याद रखनी है। ये वाली, अगर ये चीजें अगर ये पता चल गई तो ये और ये तो आसानी से निकाल लूंगे कि भाज्य कौन सा और भाजक कौन सा है, ठीक है। समझते हैं। तो ये अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इन दोनों में बड़ा कौन सा है? आप कहोगे कि 225, तो इसका मतलब हमारा भाज्य कितना हुआ? पहले तो बेसिक से समझा रहा हूँ, 225 हुआ। तो जब ये भाज्य हो गया तो भाजक हमें मिल गया, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन में पूछ लेता है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे भाग का निशान बनाया, इसके अंदर कौन आएगा? जो बड़ा है इन दोनों में से। ये वाला सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इन दोनों में बड़ा ही है, तो ये इसके अंदर आ गया। और यहाँ पे कौन आएगा? जो छोटा है। अब भाई हम इसका भाग देंगे, 135 का भाग देना 225 में। टेबल किसी को आती है नहीं, ऑब्वियसली बात है, टीचर को भी नहीं आती इतनी। तो अब करना क्या है? अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं इसका पारा 2 बार बोलूंगा तो इससे ज्यादा आएंगे। 135 का पारा अगर 2 बार बोलता हो तो आते 270, जो कि इससे बड़े होंगे। तो मैं कितने चाहो तो इस भागफल को यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कहीं भी लिख सकते हो। मैंने 135 का भाड़ा एक बार बोल दिया तो आ गए 135। घटाना है, 5 में से 5 गए 0। अब भाई या तो 22 में से 13 को घटा लो तो कितने आ गए? 9, ठीक है ना। ठीक है, अब करना क्या है? ये तो हमारा भाज्य था, ये भाजक था। अब भागफल मिल गया। जो हमेशा ऊपर होगा या तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ये होता है भागफल। और जो हमारा नीचे बच गया वो होता है रिमाइंडर, यानी कि शेषफल, ठीक है। तो भागफल कितना है? 1। शेषफल कितना आया? 90। इस विधि में होता क्या है कि क्वेश्चन को जब तक सॉल्व करते जब तक कि शेषफल ना आ जाए 0। अब ये स्टेप तो आ गया समझ में, आगे क्या करें? अब हमें क्या करना है? इसका और इसका कंपैरिजन करना है, इस वाले का और इस वाले का। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? ठीक है, आपने वही स्कूल में पढ़ा होगा, तो स्कूल में शायद आपको इस तरीके से सिखाया होगा। मैं बता देता हूँ, इसको चाहे तो आप अलग से भी कर सकते हो, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि यहाँ समझते हैं, ठीक है, कि भाग का निशान और ये 225 और ये 135। टेबल बोला एक बार, 135 आ गए और 90 आ गए। अब क्या होता है कि यहीं से शुरुआत कर देते हैं, कि यहीं से फिर 0 तो आया नहीं, भाग का निशान बनाया, ठीक है ना। यहाँ से क्या, अब ये जो है ना, इसको अंदर लिखते हैं यहाँ पे। अब 90 का पढ़ा कर मैं 2 बार बोलूँ तो 80 आएगा, तो यहाँ पर मैंने एक बार ही बोला तो 90 आ गए। 135 में से 90 चले गए, कितने रहे?
45। अब देखना, फिर से ये निशान बनाया, जो यहाँ 90 थे अब यहाँ पे उसको उतारे। 45 का पहाड़ा कितनी बार बोलो जब 90, ऑब्वियसली बात है 2 बार, तो मैंने 2 बार बोला, तो शेषफल आ गया 0। अब बेसिकली वो इस तरीके से चलता है, ठीक है ना, है बहुत आसान है, समझेंगे अगर आप। इसमें क्या होता है कि भाई जिसको समझ में आता है वो समझ लेता है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है कि ये 135 यहाँ पे क्यों लिखा, ये 90 यहाँ पे क्यों लिखा। जिनको डाउट है उनके लिए हम यहाँ से समझ रहे हैं। ओके, तो इस वाले क्वेश्चन में ये था भाज्य, ये था भाजक, यहाँ तक हमने सॉल्व किया, अभी 0 नहीं आया। अब क्या होता है, इसको और इसको हम कंपेयर करते हैं, इसे और इसे। तो अब ये बड़ा है इन दोनों में से, ये बड़ा और ये छोटा है, तो ये आ गया इस आगे, ठीक है। यानी कि अलग से भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जो समझ में आ जाए तो आप वो वाला स्टेप कर सकते हो, जैसे कि हमने इसमें किया था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। भाग का, ठीक है, तो हमने भाग का निशान बनाया, इसमें और इसमें बड़ा कौन है, ये वाला जो आगे गया, बराबर लगाया, ये बड़ा था और ये आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे इतना बहुत बेसिक से तो जाएंगे तो हो सकता है और भी बाउंड चला जाए, ठीक है। सिंपल सा मैंने निशान बनाया, इन दोनों का कंपैरिजन किया, तो ये मुझे बड़ा मिला तो इसको लिख दिया अंदर, और ये छोटा मिला तो इसको लिख दिया मैंने बाहर। तो यहाँ ये हो गया भाज्य और ये हो गया भाजक, ये होता भाज्य और ये होता भाजक। अब इसका पहाड़ा बोलना है तो अगर 2 बार बोलता हूँ तो 180 आता है, क्योंकि 9 का पहाड़ा आप 2 बार बोलो 18 आता है, तो एक 0 ही तो लगाना है। सो एक बार बोला 90 आ गए, 135 में से 90 गए तो 45 आ गए। ओके, तो इस बार भागफल कितना है 1 और शेषफल कितना है 45, हालांकि 0 भी नहीं आया। अब इन दोनों की कंपैरिजन होगी, इसकी और इसकी, तो ठीक है, भाग का निशान बना, इन दोनों में बड़ा कौन, 90 बड़े और 45 छोटे, तो इसको लिख दिया यहाँ पे, यानी कि ये आगे गया 90 और अब ये भाज्य हो गया और ये भाजक हो गया। यानी कि सिंपल याद, भाज्य भाजक याद नहीं रह सकते तो कुछ नहीं। अब ये 90 आगे गया और 45 आ जाएगा यहाँ पे। 45 का पहाड़ा कितनी बार बोलूंगे जब 90 है, 2 बार, 90 आ गए, शेषफल कितना आया 0, तो इंटू किया 2 प्लस आ गए 0। अब कई बार सुना होगा, वैसे इसकी एक ट्रिक भी होती है कि जो 0 के ऊपर होता है वही होता है उन संख्याओं का एचसीएफ, ठीक है ना। या फिर सिंपल यही तरीका बेस्ट होता है कि जो 0 के ऊपर आपको दिख रहा है वो संख्या एचसीएफ है। जैसे कि हमें कौन कौन सी थी, तो 225, 135, इसका जो हमारा एचसीएफ है वो कितना आ गया 45, और ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। और जिन जो प्रो प्लेयर है वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको अलग अलग करने की बजाय आप ऐसे कर सकते हो, ओके। लेकिन जिनको समझ में नहीं आता वो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से चलोगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन वो थोड़ा सा देखने में वियर्ड सा लगेगा, और ये थोड़ा देखने में वो क्या कहते हैं वो सुंदर दिखेगा, बाकी कुछ नहीं है। आपकी इच्छा, आप जिस तरीके से करना चाहो कर सकते हो। अब जैसे कि अगला क्वेश्चन है 2, ये है 196 और 38,220। तो सबसे पहले इन दोनों में बड़ा है ये वाला, छोटा है ये, तो ये निशान लगा दिया। अब चाहो तो ये वाला फॉर्मूला लिख लो, या फिर ये कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल और शेषफल, ठीक है। ये अगर याद रहे तो और भी बढ़िया है। कई बार हो सकता है आपको पूछ ले क्वेश्चन में कि भाई भाज्य कौन सा है भाजक कौन सा है, इस वजह से। तो हम क्या करते हैं, अब मुझे ये बताना है कि भाई इसमें से मैं अगर मैं पूछ लूँ कि भाज्य कौन सा, मैं सही ढंग से लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं आपको पूछ लूँ कि इसमें भाज्य कौन सा और भाजक कौन सा है, तो भाज्य का मतलब होगा जो बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो 38,220 तो हो गए भाज्य, और जो छोटा वो हो गया भाजक। सॉल्व करते हैं। अब हमने बनाया भाग का निशान, भाग के इसके अंदर कौन आएगा, टोपी के अंदर जो ये बड़ा है,
और जो छोटा वो आ गया इस तरफ। अब हमें करना क्या है, देखो अब हम बोलेंगे टेबल। देखो यहाँ पे 3 पद ले लिए, तो यहाँ से भी 3 पद ले लेते हैं। 196 का टेबल 2 बार करके देखते हैं कितना आ रहा है। सो 12, 19, 392, जो कि इससे बड़े। 2 बार अगर 196 का टेबल बोल रहे हो तो 392 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 382 है। तो ये तो बड़ा हो गया छोटा हो गया, इसका मतलब हम एक बार बोलेंगे। सो 196, ठीक है। यहाँ तक आई होप कि ये तो आपको चीजें समझ में आती होगी। अब 2 में से 6 नहीं जाएंगे तो 8 एक उधार देगा, तो ये बन गया 12। 12 में से 6 गए, 6 आ गए। अब यहाँ पे 8 नहीं है, 7 है, इतना तो अतः होगा। तो 7 में से आपने 17 में से 9 गए, तो यहाँ पे रखे 8। और अब बेसिकली अब 3 नहीं 2 है, क्योंकि ये किसने उधार दिया तो 2 में से 1 गया, 1 रहा। अब ध्यान से समझना कि 5 वाली संख्या कब उतार दें हम लोग। अब ये है बड़ा और ये है छोटा, ओके। तो अब ये जो 2 है ना, अब हम उतारेंगे यहाँ पे, ठीक है। कब उतारते, जब ये बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए, तब 5 वाली संख्या उतरती है, अदरवाइज कभी भी नहीं उतरेगी। अब हम क्या करते हैं, 196 का भाग देते हैं इसके अंदर भी, या फिर टेबल बोल के देखते हैं कितनी बार आता है इसका पहाड़ा। यहाँ पे कहीं पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई थिंक 10 बार बोलता हूँ तो 1960 आते हैं। तो 9 बार बोल के देखते हैं, 54, 5, 81, 86। देखो 9 को पढ़ा 6 बार बोला तो 54 आते, 4 हासिल की 5, 9 इंटू 9 81, 81 में 5 जुड़े 86। तो यहाँ पे फिर रिमाइंडर 8 रहा। अब 9 आ गए और 9 में 8 जुड़ा 17, तो 1764 आ रहे। तो ये बड़ा और छोटा है, तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो 9 बार बोल दी हमने, ओके। तो ये आ गए 1764। तो 12 में से तो 2 में से 4, 12 में से 4 गए, 8 यहाँ पे 6 नहीं 5 है, तो एक उधार दिया था 15। 15 में से 6 गए, 15 में से 6 जाए तो कितने रहते हैं, 9। अब यहाँ पे कितना है, 7 में 7 गए 0, और यहाँ पर भी आ गए 0। ध्यान से देखना। अब ये बड़ा और ये है छोटा, तो अब हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ रिमाइंडर 0 है, सॉरी जो बचा हुआ वो उसको उतार देते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब हम काम करते हैं, 196 का टेबल बोलते हैं 5 बार। 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे एक अंक 0, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ जिस यहाँ पे 0 आ जाए, तो मुझे वो 5 ही मिला। तो 30 हासिल की 3, 45 में 3 जोड़े 48, यहाँ पे आ गया 0। 5 का पढ़े एक बार 5 में, 4 जोड़े 9। तो 5 बार जब पहाड़ा बोले तो ये आ गए 980, और शेष पल आ गया 0। तो ये तो एक ही बार में निपट गया। यानी कि मल्टीप्लाई, देखो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल कितना आया, ऊपर वाला हमेशा भागफल होता है, वो आ गया 95, और शेष पल आ गए 0। तो इन द केस इस तरीके का आ जाए तो कंफ्यूजन होगा कि भाई अब हमें एचसीएफ के बारे में कैसे पता चलेगा। तो ध्यान से देखना इस वाले केस में कि 0 के ऊपर 45 थे, तो यहां से भी अगर हम देखें ना, तो यहाँ से जहां पे 0 आ गया, 0 के अंदर जो फर्स्ट स्थान पे है बराबर के बाद यहाँ पे, इससे मतलब नहीं, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे है ना वही होता है एचसीएफ, या फिर 0 के ऊपर देखते हैं। लेकिन इन केस इस तरीके का क्वेश्चन बन जाए तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 आ गया, तो ये तो भागफल है, ये एचसीएफ हो नहीं सकता, तो बचा क्या, ये वाला, यानी कि 38220,196 का एचसीएफ कितना है, ये आ गया 196, ठीक है। तो अब देखते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, वो है थर्ड क्वेश्चन। ये है 867 और 255। अब देखते हैं कि भाई इन दोनों में बड़ा कौन है और ये है छोटा। तो जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है 867 ग्रेटर देन 255। तो अब बेसिकली अब इसे हम सॉल्व करेंगे, और इसी के साथ जो अपना क्वेश्चन थर्ड है, यानी कि एक के अंदर 3 क्वेश्चन अब कंप्लीट हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखना था कि भाज्य बराबर होते हैं भाजक, मल्टीप्लाई में आएगा भागफल, एंड प्लस में आएगा शेषफल, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप याद रख सकते हो तो बढ़िया है,
भाज्य और भाजक का तरीका बता देता हूँ। इन दोनों में बड़ा ये वाला, तो ये हमेशा भाज्य होगा और ये वाला क्या होगा, भाजक। ठीक है, तो भाग देके देखते हैं। भाग का यहाँ पे बनाया निशान। अब डायरेक्ट तरीका भी जान लेते हैं। बड़ा 867 अंदर आ गया, तो 255 है छोटे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, टेबल बोलनी है जितनी तक आती है। वैसे किसी को भी नहीं आती है 255 की टेबल, तो अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर मैं 2 बार पहाड़ा बोलता हूँ तो 500 के ऊपर आ रहा है 255 का, तो 3 बार यानी कि 255 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। तो जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आए 765। 4 से करूंगा तो इससे ज्यादा आएंगे। तो 3 बार जो ऊपर लिखते हैं ना वो भागफल होता है। मैंने लिखा 7, 6 एंड 5। 7 में से 5 गए 2, 0, 1, तो ये आ गए 102। यानी कि देखो, भाज्य बराबर भाजक है प्लस देखो भाज्य हो गया भाजक। अब भागफल क्या, जो ये ऊपर आया टोपी को भी या तो यहाँ पे लिखते हैं या फिर यहाँ लिखते हैं। तो ये हो गया अपना भागफल। और शेषफल कितना आ गया, 102। अभी भी हमारा 0 आगे नहीं आया, तो अब ये और ये इन दोनों को टारगेट करते हैं। तो ये बढ़ा है, तो अब ये आगे आ जाएगा और ये आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ठीक है, अब प्रो प्लेयर थोड़े हो गए, हो या तो अलग से कर सकते हो या फिर इस तरीके से। अब देखो कि 102 यहाँ पे, ये छोटा और ये बड़ा, तो ये आ गया इसके अंदर। अब देखो 102 का पढ़ा कर 2 बार बोलते हो तो आते 204, 3 बार बोलोगे तो आएंगे 306। तो ऑब्वियसली बात है कितनी बार बोलेंगे, 2 बार। कितने आ गए, 204। 5 में से 4 गई 1, 5 में से 0 5 आ गए, और 5 2 में से 2 गया 0। अब देखो इस केस में क्या होगा, मल्टीप्लाई का निशान, भागफल कितना 2, शेषफल आ गया 51। अब इससे और इससे टारगेट करेंगे, ये आगे आ जाएगा और ये आ गया यहाँ पे। ये बनाया हमने फिर से निशान। अब इसके अंदर कौन आएगा, 102 यहाँ, ठीक है। यहाँ पे मत देखना, कंफ्यूजन हो सकता है। 51 का टेबल अगर 2 बार बोलते तो आता है 102, शेषफल आ गया 0, यानी कि 51 भागफल है 2, शेषफल है 0। तो 0 के ऊपर हम देखेंगे वो होगा एचसीएफ, या फिर जहां पे 0 आ गया उससे जो फर्स्ट बराबर के जो फर्स्ट पोजीशन पे वो। सो 867,255 इनका अगर हम एचसीएफ निकाले तो वो आ गया 51। ठीक है, और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपने अलग जो क्वेश्चन है, ये भी यूक्लिड विभाजन से ही है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इंटीजर होते क्या है, छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो। अगर नहीं पता कोई बात नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। पूर्णांक जैसे कि हम वैसे इंट्रोडक्शन में शायद आपने नहीं देखा हो तो देख लेना, नहीं देखा हो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब पूर्णांक क्या होता है, यानी कि पूर्णांक के 2 भाग होते हैं। एक होता है धनात्मक, ठीक है, एक होता है ऋणात्मक, इसे कहते हैं इंटीजर, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव इंटीजर, और ये होता है नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग में मिस्टेक हो। ओके, सो आई विल टेल दैट। तो धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, नाम से पता है। जैसे कि मैंने लिख दिया इस तरीके 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक संख्या जा रही है। तो ये सारे धनात्मक हैं, ठीक है, 1 2 3 4। और नेगेटिव में क्या होगा, इसको यहाँ लिख रहा हूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 गो फॉर इन्फिनिटी। तो ये जो है ऋणात्मक है, ठीक है। तो पूर्णांक के 2 प्रकार होते हैं, एक धनात्मक है, ऋणात्मक है। हमारे जो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो किसी भी एंगल से ऋणात्मक नहीं होगा, ये हमें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो हमें पूछेगा क्या पूर्णांक में, सो पूर्णांक में अगर हमें पूछेगा तो 2 चीजें पूछेगा। एक तो पूछेगा वो कि कोई भी पूर्णांक है, दूसरा पूछेगा विषम पूर्णांक,
और तीसरा पूछेगा समपूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं पूछेगा, ठीक है। अब सम हो गया, विषम हो गया, पूर्णांक। और पूर्णांक में तो सम और विषम दोनों आ गए, ऋणात्मक भी आ गए, ठीक है। वो हमें हालांकि मैक्सिमम कंडीशन में ये पूछेगा, या तो विषम पूर्णांक पूछेगा या सम पूर्णांक पूछेगा, ऋणात्मक कभी नहीं पूछेगा वो, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, सम संख्या और विषम संख्या आपने पढ़ी छोटी कक्षा में, ठीक है। अब विषम पूर्णांक का मतलब क्या है, जिसमें 2 का भाग जाता ही नहीं हो, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, फिर 11, ऐसे ये अनंत तक जाएगी। और सम का मतलब क्या है, जिसमें 2 का भाग जा रहा हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड गो फॉर इन्फिनिटी। तो ये है विषम और ये है सम, ठीक है। ऑड इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सम और विषम पूर्णांक। सम का मतलब क्या हो गया, जिसमें 2 का भाग जा रहा हो, यानी जिसमें आप जब भी 2 का भाग दोगे वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, या फिर कहे तो वो उसका आधा हो जाएगा। जैसे कि मैंने 500 लिखे, ठीक है। इसमें जब मैं 2 का भाग दे रहा हूँ तो ये 250 आ रहे, पूरे के पूरे आधे हो गए। अब मैंने मान कर चलो 15 लिया, इसमें 2 का भाग दे रहा हूँ, ये पूरे आधे नहीं आ रहा, ये आएगा 7.5, इस तरीके से। यानी कि विषम का मतलब हो सकता है कि जिसमें 2 का भाग दो और आंसर डेसिमल में ना आ जाए, ठीक है, पूरे तरीके से आ जाए। और जिसमें 2 का भाग दो और उत्तर आ रहा है दशमलव में, तो वो विषम हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये विषम पूर्णांक और ये सम पूर्णांक, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखनी है। अब देखो क्वेश्चन है हमारा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। अब पूर्णांक विषम पूर्णांक है, विषम का मतलब क्या होगा, 1, 3, 5, 7 इस तरीके से, ओके। और वो किस रूप में, 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है। और q जो है कोई पूर्णांक है। अब q पूर्णांक है और विषम पूर्णांक, इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला हमें पता है, a बराबर bq+r, ये वाला हमें अप्लाई करना है। अब ध्यान से देखो, हमें 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये अभी तक का। 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। फिर से पढ़ रहा हूँ कि हमें दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हमें खाली सिद्ध ही करना है कि इस रूप में होता है, ओके। अब ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या क्या चीज याद रखनी है। ये फॉर्मूला तो था, इसमें एक और चीज थी कि जो r बड़ा होगा 0 से या फिर 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा जो b से छोटा होगा, इस b से जो है ना, ये r तक छोटा होगा। r किससे बड़ा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से जो है ना r, यानी कि शेषफल हमेशा b से छोटा रहेगा। ये जो b है, इसमें छोटा कौन है, r। अब ध्यान से देखना, इसके अंदर हमें b का मान दे रखा है, कितना है, 6। b का मान हमें 6 दे रखा है, तो हम r का मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखो b किससे छोटा, b किससे बड़ा है, r से, r किससे छोटा है, b से। तो r के मान क्या हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 कभी भी नहीं होगा। 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 हो गया तो r और b तो बराबर हो गए, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। तो इस कंडीशन में r के ये मान हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, इन मान को रखेंगे और सॉल्व करते हैं। अब देखो, तो b के ये मान पॉसिबल है, फॉर्मूला ये लिख देते हैं, a बराबर bq+r। b का मान हमारे पास 6, तो b का मान जब 6 है तो r का मान हमारे पास क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 6 कभी भी नहीं होगा, अगर 6 हो गया तो b और r और जो है r बराबर होंगे, जो कि इस कंडीशन में गलत हो रहे हैं। अब सॉल्व करते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, हमें सिद्ध ही करना है, ठीक है। तो इसमें हम होता क्या है कि बेसिकली हम a का मान निकालते, बाकी कुछ नहीं, और भी समझेंगे। तो a बराबर, p का नंबर है 6, तो इसके स्थान पे मैंने 6q लिखा, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले r बराबर 0 ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, r बराबर 0 रखने पे, तो यहाँ पर 0 रख दिया, तो a बराबर कितना आ गया, 6q आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, r बराबर 1 रख रहे हैं, ठीक है। ये तो हमेशा 6 ही रहेगा, यहाँ पे संख्या बदलेगी, ओके। सो a बराबर 6q+1, ठीक है। अब हमें
ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो है ना, ये जो इस रूप में हमने जो चीजें लाई है ये हमेशा विषम होगी। अब अगर इसको थोड़ा डिटेल से समझें कि अगर हम पहली कंडीशन से समझें कि क्या ये जो है विषम हो सकती है या नहीं, ठीक है। हालांकि एग्जाम में आपको सिद्ध ही करना है। अगर ये विषम होगी या नहीं तो हम एक काम करते हैं, क्यू का कुछ मान रख के देखते हैं। लेट सपोज कि यहाँ पे इसमें जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन बनी, आर को जब हमने रिमाइंडर को 0 रखा तो ए बराबर आ गए 6Q। अगर मान के चलो मैं Q का मान यहाँ पे 0 से शुरुआत कर दो, 0 रख रहा हूँ, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए, इसका मतलब मल्टीप्लाई में चिपके हुए। तो 6 इंटू क्यू इस तरीके से, तो ये क्या आ गए 6 इंटू 0, तो ए बराबर मुझे 0 मिल रहा है। और जो 0 है ना तो ऋणात्मक होता है ना धनात्मक होता है, यानी कि जो 0 होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। यहां से हमें हो सकता है कि कुछ कंक्लूजन ना मिले, तो हमने दूसरी कंडीशन बनाई 6Q + 1 वाली, ओके। ये हमें मिला था। मान के चलो इसमें भी मैं Q बराबर 0 रख रहा हूँ, ठीक है। ये इस तरीके से चिपके हुए, इसका मतलब मल्टीप्लाई में, तो 6 इंटू 0 + 1, 6 का गुणा 0 से क्या हमेशा 0 ही आता है, याद रखना है। कोई बार बच्चे गलती करते हैं, 6 का गुणा 0 से क्या 0, यहाँ पे लिख देता हूँ 0 + 1 0, तो ए बराबर 1 आया, ओके। और क्वेश्चन में क्या कहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q प्लस के 5, यानी कि जो विषम पूर्णांक है वो इस रूप में होता है। तो एक क्या है, एक ये विषमित संख्या है हमारी, ये हमें यानी कि इस तरीके से ये आपको खाली मैंने समझाने के लिए बताया, हालांकि आपको इसमें वो करना नहीं है। जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं, r बराबर 2 रख रहे हैं यहाँ पे इसी इक्वेशन में। जो q है वो तो हमें b जो ये तो 6 रहेगा, तो a बराबर 6Q + 2। जो हमने ये लाया, क्या ये तो देखो ये तो पक्का है कि विषम है, क्या ये विषम हो सकता है? फिर से देखना, अब रिमाइंडर हमने 2 रखा। अब मान के चलो यहाँ पर फिर से Q बराबर मैं 0 रख रहा हूँ, तो ये इस तरीके से है। जब भी आप ऐसे चिपके हुए देखो ना एक अंग्रेजी का शब्द और एक ये संख्या, तो समझ लेना मल्टीप्लाई में। तो 6 इंटू 0 + 2, 6 का गुणा 0 से क्या 0, तो ए बराबर कितना आ गया 2। यानी कि ये हमारा विषम नहीं है, ये कैसा है, सम है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि आप तो यहाँ पे बार बार 0 रख के देख रहे हो, चलो 1 रख के देखते हैं, एक विषम है, क्या होता है। फिर से 6Q + 2, तो देखो a बराबर 6 × 1, तो 6 + 2, तो a बराबर कितना आ गया 8। ये क्या है, सम है। आप कह रहे होगे कि भाई 1 रखा, 2 रख के देख लो। इसमें आप कोई भी मान रख लो, 1 से लगा के 0 1 2 3 अनंत तक विषम संख्या भी रख सकते हो। जैसे कि मान के चलो आप कह रहे हो कोई बड़ी विषम संख्या रखते हो, 5 रखी मैंने, ठीक है। तो 6 इंटू 5 + 2, तो ये 30 आ गया 2, तो ए बराबर कितना है 32, जो कि एक सम संख्या। ये कंडीशन कह रही है हमें, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ से समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। तो ये इस कंडीशन में तो विषम है नहीं पूर्णांक, ये कैसा है सम है। अगला कंडीशन, ठीक है। अब चाहो तो हम आगे हम बढ़ेंगे इसके रूप में। ये तो विषम हो गई, ये सम हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि रिमाइंडर को 3 रखें। अगर एक चीज को हम यूटिलाइज करें, अगर रिमाइंडर सम है तो यहाँ पे कुछ जो हम सॉल्यूशन ला रहे हैं वो भी सम आ रहा है। रिमाइंडर यानी कि शेषफल अगर विषम है तो यहाँ पे जो हम संख्या सॉल्व कर रहे हैं वो भी विषम आ रही है। देखिए आर का मान अगर विषम है तो यहाँ पे सॉल्यूशन में विषम आ रहा है, आर का मान अगर सम है तो यहाँ पर हमें क्या मिल रही है, एक सम संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल और करते हैं, सो ए बराबर 6Q + 3, ठीक है। अब इस कंडीशन में मान के चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि Q का मान मैं 1 रख रहा हूँ, तो Q का मान जैसे 1 रखा, ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ 6 + 3, तो ए बराबर क्या आ गया 9। तो ये चीजें हो रही है, तो ये हमारी क्या है, सम है, सॉरी विषम है। क्या है, विषम। तो ये हमें सिद्ध करनी थी, एक ये हो गई एक ये हो गई। अब ये बाकी कौन सी है, 5 वाली। अब r बराबर 4 रख के देखते हैं, सो ए बराबर 6Q + 4। अब ये क्या होगी, सम होगी,
क्योंकि हमारा रिमाइंडर यानी कि आर के साथ सम है। देख लो, इसमें 1 रख के देखते हैं क्यू का मान। तो 6 × 1 + 4 कितने आ गए 10। क्यू का मान जब मैंने क्या रखा, इसमें 1 रखा तो 6, 4 जोड़े 10। तो ये कैसी एक सम संख्या है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड में कर रहा हूँ, समझ में ना आए चीज़ें तो बताना। अब आर बराबर लास्ट है 5 रखेंगे, तो ए बराबर 6Q + 5। आर का मतलब है ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आर आता है तो इसलिए ये विषम होगी। आप क्यू का मान कुछ भी रख लो, 1 2 3 4 5 6 मान के चलो कि इसमें मैं, ठीक है, ये विषम है। ये मैं बताना था खाली, आपको एक पूरी रामायण नहीं लिखनी, आपको खाली इस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये लिख दिया, फिर इसके नीचे लिख देना है विषम है, क्योंकि अब मैंने आपको बता दिया विषम क्यों है। यह सम है तो क्यों है सम, मैंने आपको बताया। ये भी सम है तो सम है क्यों मैंने बताया, विषम क्यों मैंने बताया। अब ये बता रहा हूँ, क्यू का मान के चलो कुछ बड़ी थोड़ी सी बड़ी संख्या रखते हैं, तो 11 रखा। ठीक है, चलो 12 रख देते हैं। ठीक है, तो 6 × 12 + 5 ये 72 होते हैं, +5 जोड़ते कितना आ गया 77। तो एक विषम संख्या है। ठीक है, तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन जो फर्स्ट सेकंड है वो कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले कि क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या कह रहा है कि किसी परेड हो रही है, जैसे कि स्कूलों में होती है इस तरीके से। तो कह रहा है कि किसी परेड में 616 दल है, कितना है। ठीक है, ठीक है, आई होप यू रीड दिस। कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि वो परेड करे। अब दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, तो उसमें अधिकतम संख्या, जब भी क्वेश्चन में हिंट देगा अधिकतम, क्वेश्चन में लिखा आ जाए अधिकतम, तो हमेशा याद रखना कि वो एचसीएफ को कह रहा है। एचसीएफ को क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक, और हिंदी में कहते थे महत्तम समावर्त, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। एक चीज याद रखना, ये कीवर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन को पहचानने का क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम। तो जब भी पूछे अधिकतम, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है, बिल्कुल यूक्लिड भाजन प्रमेय की तरह। तो एक तो है 616 और है 32, इसका हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ। तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 32 से। ओके, तो या तो ये फॉर्मूला लिख लो तो भी सही है, या फिर ये लिख लो, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस में शेषफल, या तो आप ये लिख लो। अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, भाग का निशान ये आ गए अंदर, और यहाँ पे लिखे 22। अब देखना, यहाँ पे मैं 2 2 के जोड़े बना रहा हूँ, यहाँ से बना तो यहाँ पे भी बना। अगर मान कर चलो 22 का पढ़ा अगर 3 बार बोलता हो, तो ये आता है 66, जो कि इससे बड़े होंगे, तो हमने 2 बार बोला। ये आ गए 44। अब देखो, 1 में से तो 4 नहीं जाएगा, तो 11 में से 4 गए, 7 आ गए। अब 5 में से 4 गए, 1 आ गए। अब ये है बड़ा और ये छोटा, तभी हम रिमाइंडर उतारते। अब हम 10 बार बोलेंगे तो 220 आएंगे। तो काम करते हैं, 9 बार बोल के देखते हैं। तो 18 और 1 19 198 ज्यादा है, तो 8 बार। 16 और 1 17 176 फिर भी ज्यादा है, तो लास्ट है 7 बार। तो जब हमने 7 बार बोला तो हमारे पास आ गए 154। ओके, तो अब 154, 2 में से 4 नहीं गए तो 12। ठीक है, तो एक उधार देगा ये। ठीक है, 2 में से 4 नहीं जा रहे थे, एक उधार दिया तो ये 12 बने। 12 में से 4 गए 8। अब ये 7 नहीं है, 6 में से 5 गए 1, और 1 में से 1 गया 0। तो अब मुझे ये बताना है कि भाज्य कौन सा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन, ये है भाज्य बराबर भाजक हो गया ये। ठीक है, अब भागफल कौन सा होगा, जो सबसे ऊपर है टॉप पे। ठीक है, और शेषफल कौन सा होगा, जो यहाँ पे बच गया। अब हमें इन दोनों के कंपैरिजन करनी है। तो ये आगे आ गया बराबर का निशान, और 18 आ गया यहाँ पे। अब भाग का हमने बनाया निशान यहीं पे ही, और ये 22 को लिख दिया इसके अंदर। कितनी बार बोलूंगा, 1 बार। 18 का 2 बार बोलूँ 36 आएंगे। अब देखो तो कितने आएंगे, 22 में
18 में से 22 को घटाओगे तो आप कितने आ रहे हैं 4। ठीक है, तो भागफल कितना आ गया 1 और शेषफल आ गया 4। अब इन दोनों का कंपैरिजन, तो 18 आगे और 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 18 आ गया, इसके अंदर कितनी बार बोला हमने 4 का पड़ा 4 बार बोलेंगे तो 16 आ गए। 18 में से 16 गए 2, तो भागफल है 4, शेषफल है 2। अब देखो तो 4 × 4 16 और 2 तो फिर से 18। अब इन दोनों के कंपैरिजन में 4 आगे 2 रहे, 4 आगे अंदर, 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे 2 बार, तो 4 आ गए, यानी कि 2 × 2। ठीक है, या तो 0 के ऊपर देख लो या फिर यहाँ से देख लो। तो 616,22 इनका जब हमने एचसीएफ निकाला तो वो कितना आ रहा है 2। तो क्वेश्चन में क्या था, तो अधिकतम संख्या क्या है जिसमें मार्च कर सकते हैं, तो वो कितनी है 2। अब अपना अगला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम ये सिद्ध करना है कि धनात्मक पूर्णांक अगर हम वर्ग करें तो 3m+1 के रूप का होता है। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड की तरह ही है। तो देखते हैं, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर BQ + R, यही तो है। अब हमें इसमें जो है ना Q का मान दे रखा है, तो एक आगे और चीज लिखते हैं, वैसे लिखना एग्जाम में कि R बड़ा हो सकता है 0 से और छोटा भी हो सकता है, लेकिन R से बड़ा है B। अब देखना B का मान हमें 3 दे रखा है, तो R का मान ऑटोमेटिक निकल गया, क्या हो सकता है 0, 1 और 2, 3 कभी भी नहीं होगा। अगर 3 होता तो ये दोनों बराबर हो जाते, तो R के मान ये है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है A बराबर BQ, B का मान कितना है 3, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया और Q। ठीक है, इस बार हम क्या कर रहे हैं R बराबर 0 रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि A बराबर कितना आ गया 3Q। अब हमें क्या करना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, यानी कि यहाँ पे मुझे A का वर्ग करना है। तो मैथ्स का रूल, अगर यहाँ स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ तभी तो बराबर होंगे। तो ये हो गया A² बराबर के, ये जो स्क्वायर है ना इन दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर भी और Q के ऊपर भी। अब 3 का वर्ग होता है और Q कोई संख्या है नहीं, तो इसको एज इट इज लिखेंगे। अब जो ये चीज आई है इसको मुझे बनाना है इस रूप में 3m के रूप में या फिर 3m+1 के रूप में। तो बनाएंगे हम इसे, बनाते हैं भाई बनाते हैं। कैसे बनेगा ये देखो। तो A² बराबर, अब 3Q है ना, ओके। सो A² में इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 3Q का स्क्वायर। और अगर मैं, ठीक है, 3Q² को मैं m मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने क्या माना m माना। तो देखो A² बराबर क्या आ गया 3 × m, यानी ये स्क्वायर आ गया 3m। ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब R बराबर कितना रखेंगे 1। ओके, फॉर्मूला यही, A बराबर B का मान कितना है 3 है, तो 3Q और R बराबर कितना रख रहे हैं 1। यहाँ पे लिख देता हूँ कि R बराबर 1 रख रहे हैं। ध्यान से देखना, दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर, तो ये हो गया A²। अब है ना ये फॉर्मूला बन रहा है A+B का होल स्क्वायर, ये वाला। इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो घात है ना इसके ऊपर आएगी। तो अगर याद नहीं है तो तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। ठीक है, प्लस, अब ये घात इसके ऊपर आएंगी। ठीक है, हर जगह प्लस है तो इसके बाद फिर प्लस आया। अब ये 2 है ना आगे आ गया और इससे शादी कर लिया, तो 2 है बिल्कुल इसी की तरह। तो सबसे पहले ये घात किसके ऊपर गई 3Q के ऊपर। ओके, फिर ये घात गई इसके ऊपर। अब ये 2 आगे आ गया और इन दोनों से जो समझ रहे हो वो हुआ। तो ये घात दोनों के ऊपर है, तो A² बराबर क्या आ गया 9Q²। 1 के ऊपर कितने भी घात हो एक ही आता है। अब 2 का गुणा 3 से हुआ 6, 6 का गुणा 1 से 6,
तो ये आ गया 6Q। मुझे जो है इसको लाना है इस रूप में, तो ला सकते, कौन सी बड़ी बात है। अब वो लाना कैसे है तो ध्यान से देखना। अगर हम जरा देखें, मैं क्या करूँ, आस पास ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने इस तरीके से लिखा तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, सारे प्लस के। तो 9Q² प्लस 6Q प्लस 1। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो इनमें क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो A² बराबर 3, ठीक है। Q को नहीं लेना है, ओनली 3 लेना है। तो 3 का भाग 3 में इसमें कितनी बार गया, 3 बार Q²। और इसमें कितनी बार गया, 3 के पढ़म से कितनी बार आते हैं, 2 बार, और प्लस 1 है ही। अब अगर 3Q² प्लस 2Q इसको मैं m मान लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, A² बराबर 3, इसको मैंने m मान लिया, तो ये आ गया A² बराबर 3m प्लस में 1, ठीक है। और ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, जो हमने की कर दिया। अब चाहो तो इसमें 2 रख के भी आप देख सकते हो, जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि R बराबर 2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो देखिए फोका वही थी चीज, तो Q का मान तो मैं दे रखा था, A बराबर 3Q प्लस R का मान इस बार 2 है। क्या करना, बोथ ऑफ साइड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी स्क्वायर किया तो यहाँ पर भी स्क्वायर, तो A²। अब ये फिर से ये 2 घात इसके ऊपर आ गई, 3Q का स्क्वायर प्लस ये 2 घात इसके ऊपर गई। अब ये 2 घात आगे आया और इन दोनों से ब्याह कर लिया, तो 3 का स्क्वायर तो हो गया, 9Q², 2 का वर्ग होता है 4 प्लस, अब देखो इसमें कुछ नहीं है, 2 का गुणा 3 से वो 6 आ गया, 6 का गुणा 2 से 12, और इसके साथ में लग गया Q। अब देखो A², अब वही कंडीशन है कि इनको और इनको मैं साथ में सही ढंग से लिख देता हूँ। तो देखो, सो 9Q² प्लस 12Q प्लस इस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 प्लस 1 भी तो लिख सकता हूँ मैं। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। 4 को मैंने क्यों लिखा इस तरीके से, ताकि इसमें 3 का भाग चला जाए और प्लस में 1 चाहिए। तो देखो 3 का भाग मैंने खाली 3 लेना है, क्यों नहीं लेना है। इसमें गया 3 का भाग दिया 3 बार, प्लस इसमें 3 का पढ़म 12 कितनी बार आता है, 4 बार, और इसमें 1 बार। इसको मैं क्या मान रहा हूँ, 3Q² प्लस 4Q प्लस 1 को मान लिया मैंने m। तो फिर देखिए, सो A² 3 m प्लस 1, तो A² बराबर कितना आ गया, 3m प्लस 1, ठीक है। अब अपना है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, फिर अपना ये क्वेश्चन भी है खत्म, फिर अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो कि बहुत ईजी है। तो अब हमें क्या करना है, वो का वो फॉर्मूला फिर से कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी कि यही लिखना, A बराबर BQ प्लस R। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करें और धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, ठीक है। इसका हमें घन करना है और इस फॉर्मेट में हमें लिखना है। तो देखो यहाँ पे B आता है, तो B का मान हमें कितना मिला है, 9। तो R के मान हो क्या सकते हैं, इसको वैसे बहुत सारे तरीके सॉल्व करने के, लेकिन हम जो है देखते हैं किस तरीके से सॉल्व हो पा रहे हैं। तो अगर मैंने जहां तक समझाया वहां तक, तो B बराबर 9, तो R के मान क्या होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन 9 तो नहीं हो सकता, अगर 9 हो गया तो B और R तो बराबर हो जाएंगे। और एक कंडीशन और भी है कि जो R है वो बड़ा है 0 से और बराबर भी है, लेकिन B से छोटा है R। तो अगर मैं यहाँ पे 9 ले लूँ तो ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे, जो कि क्या होगा, गलत, ठीक है। तो B का मान है 9 और R के मान ये हो सकते हैं। तो इनको मुझे इस फॉर्मेट में बदलना है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा भी हो सकता है और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहो तब भी हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे तो देखना आगे। तो देखते हैं। सो A बराबर, मान के चलो कि R को हम रख रहे हैं 0, B का मान पता है 9, हर बार 9 ही आएगा वो तो। सो 9Q प्लस R का मान कितना है, 0। तो A कितना आ गया, 9Q, और हमें क्या करना है, घन यानी कि क्यूब करना है, घात 3 लगानी इधर भी और इधर भी।
तो ये हो गया ए क्यूब, और 9 का घन होता है 729 क्यू की घात 3 है। अब मुझे इन फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में या फिर इस फॉर्मेट में बदलना है, बिल्कुल उसी की तरह है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 9 का घन वो किस तरीके से आता है, इस तरीके से तो आता है, इसका मतलब यही तो है। तो देखो 9 का मल्टीप्लाई 9 से कर रहा हूँ तो 81 आ रहा है इंटू 9, फिर 981 का मल्टीप्लाई 9 से होगा तब 729 आएगा। तो क्या मैं इसे इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकता हूँ। तो ए क्यूब, हालांकि हो सकता है कि किसी बच्चे को समझ में ना भी आए तो बताना जरूर। तो मैंने इसको लिख दिया 9 इंटू 81 क्यू की घात 3, ठीक है। और इतने से भाग को मैंने क्या माना, ठीक है, ये वाला निशान बना के इसको लिखना कि 81, इसको मान लिया मैंने m। तो ए क्यूब बराबर 9 इंटू एम, तो ए क्यूब कितना आ गया, 9m आ गया। ओके, तो अगला फिर से ए क्यूब ये बराबर, ब्लर क्यों हो रहा है भाई, ठीक है, बी क्यूब प्लस आर, और आर कितना रख रहे हैं, इस बार हम 1 रख रहे हैं। तो ए बराबर, बी का मान तो पता है कितना है ना, तो 9 प्लस 1 क्यूब करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझा रहा हूँ, वो समझना कि यहाँ पे समझ लेते हैं कि ए प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो इस तरीके से आता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab, बिल्कुल उसी की तरह ही है, ठीक है। ए की घात सबसे पहले 3 इसके ऊपर गया, फिर इसके ऊपर आया, फिर ये 3 आ गया, इनसे शादी कर ली। प्रॉब्लम इसमें ये है कि कोष्टक बना के ए प्लस बी फिर से लिख देते हैं, बस बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 3 घात इसके ऊपर गई, तो ये आ गए 9 क्यूब, फिर 1 के ऊपर घात 3 गई, फिर ये 3 घात आगे आ गई, और 9 क्यू और 1 से मल्टीप्लाई कर ली, और ब्रैकेट में फिर से लिख दिया। ओके, तो 9 का घन तब जस्ट हमने किया 729 होता है। 1 के ऊपर कितनी भी घात हो हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। जैसे मैं समझा ही देता हूँ, मान कर चलो कि 1 के ऊपर मैंने घात लिखी 5, तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5। अब 1 के ऊपर घात 5 है तो 1 5 बार खुद से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 1, आंसर कितना आया 1। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 का गुणा 3 27, 27 और 1 क्यू, यानी कि 9 का गुणा 3 से और 27 आ गया, 27 गुणा 1 से हो गया 27 एंड क्यू 27 क्यू, और 9 क्यू प्लस 1, थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा फिलहाल के लिए, तो 729 क्यूब प्लस 1। अब इस तरीके की जो फॉर्मेट होती है उसमें क्या होता है, सबसे पहले इसका गुणा इससे होगा, 27 क्यू का गुणा 9 से हो रहा है, ठीक है। तो देखो 27 का मल्टीप्लाई जब हम 9 से करेंगे तो कितना आ रहा है 63, 18 और 18 में 6 जुड़े तो कितने आ गए 24, तो ये आ गए 243 क्यू स्क्वायर, और प्लस में आ गए 27 क्यू, ठीक है। सब मिक्स मसाला हो रहा है, तो एक पेज पे करते हैं हम, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो ए क्यूब बराबर, अब मैं क्या करता हूँ, क्यू क्यू को लिख देता हूँ साइड में, देखो इसको लिखा, ये आ गया, ये आ गया, इसका गुणा इससे हो गया, फिर इसका गुणा हो गया इससे, तो देखो 729 क्यू की घात 3, 243 क्यू की घात 2, 27 क्यू और प्लस में है 1। अब भाई हमें क्या करना है, इनमें कॉमन निकालना है, तो भाई 9 का भाग हर किसी में जा रहा है, ठीक है, तो 9 ले लिए कॉमन, 9 का भाग दिया 729 में, तो 8 आ गए, सॉरी 81 क्यू की घात 3 प्लस 9 का भाग देना है 243 में, हमें नहीं पता तो दे के देखते हैं, ठीक है। तो 9 का पारा अगर हम 2 बार बोले तो 18 आता है, 24 में से 18 गए तो 6 आ गए, 7 बार 7 नंबर कितने होते 63, तो इसमें जब दिया तो 27 आ गए, और क्यू का स्क्वायर, और इसमें जब हमने दिया तो ये 3 आ गए प्लस 1, और इतने सब को जो भाग है इसको हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ 81 27 क्यू स्क्वायर
इसको हमने मान लिया m, तो 9m+1, तो a³, ये आ गया 9m+1। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ठीक है, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब देखते हैं 8 की बारी। अब चूंकि यहाँ पर चूंकि छोड़ो, ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे घन चल रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जितने भी हमने ये निकाले इन सबको चेक करें। और यहाँ पे 8 है, तो सोचना ये कि किसका हम घन करें तो 8 बनता है। एक का घन तो कुछ भी करो एक ही आएगा। अगर हम ठीक है 2 का घन करें ना तो 8 आएगा रिमाइंडर में। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर किसी को हम चेक करने बैठे। ठीक है, एग्जाम में भी वो नहीं कहेगा। तो हम 2 रखते हैं इस बार r। सो हम क्या कर रहे हैं, r बराबर रख रहे हैं 2, क्योंकि 2 का घन 8 होता ही है। और युगल विभाजन प्रमेय का ही क्या है, a बराबर bq प्लस r। b का मान हमें पता है 9 है, तो 9q, r का मान रख दिया 2। अब हम क्या करना है, क्यूब। सो a³, सबसे घात यहाँ पे आ गई सबसे पहले, फिर ये घात आ गई यहाँ पे। अब ये 3 आगे आएगा और इन दोनों से ब्राउन मुंडे हो जाएगा। और ब्रैकेट बना के चिपका के रखना है, इन दोनों को फिर से लिख दिया। ओके, सो देखिए 9 का घन हमें फिलहाल पता है कितना होता है, 729, सॉरी, क्यू की घात 3। 2 का घन 8 होता है। अब 2 के ऊपर घात 3 है, इसका मतलब ये नहीं है, ये इस तरीके से खुद से। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, 27 इंटू, ठीक है, 3 का पाड़ा 9 बार बोला, 27 का पाड़ा 2 बार 81, और क्यू, और ब्रैकेट में हमारे पास है ही। ठीक है, सो 729 क्यू की घात 3 प्लस 8 प्लस, अब क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हुआ, तो ये आ गए 729 क्यू स्क्वायर प्लस 81 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ, तो ये आ गए 2 16, यानी कि 162। और साथ में क्या लगा क्यू। अब मैं इनको क्या कर रहा हूँ, एक सही ढंग से लिख रहा हूँ, यानी कि क्यू स्क्वायर को, यानी कि मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, पहले लिख देता हूँ फिर समझाता हूँ कि ऐसा मैंने क्यों किया। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें हो ऐसा हमने क्यों किया, ताकि अगर हम ध्यान से देखें तो पहले घात 3 थी, फिर घात 2 हो गई और कुछ नहीं होता, एक घात। अब हमें क्या करना है, इसमें 9 का भाग देना है, तो जा रहा है 9 का भाग, 9 कॉमन लिया। 729 क्यूब में 9 का भाग कितनी बार गया, 81 बार। इसमें भी कितनी बार गया, ठीक है, सबसे पहले इसमें दिया, अब इसमें भाग दे रहे हैं, तो इसमें भी 81 बार ही जाएगा। और यहाँ पे लग जाए क्यू स्क्वायर। 162 का नहीं पता है, चेक कर लेते हैं। तो 9 का पाड़ा एक बार बोला, ठीक है। अब 16 में से 9 गए तो कितने आ गए, 7 और 2, तो 9 का पाड़ा कितनी बार बोले, बेहतर 8 बार। ठीक है, तो 8 साथ में लग गया क्यूब, और यहाँ पे यही, और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं, m। तो ये क्यूब बराबर 9 के 9 लिखे, ठीक है, इस पूरे को m मानते हैं, और इस पूरे को मैंने मान लिया m प्लस 8, तो ये आ गया 9m प्लस 8। ठीक है, सो हो सकता है कि कुछ ये समझ में ना भी आई हो तो भी बताना, और अगर यहाँ तक देख लिया है तो से अप्रिशिएट जरूर करना, और नहीं आया तो भी बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और दिवाली जा चुकी है।